जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 29वां चैप्टर है जो कि आयोग व परिषदें हैं। इससे पहले 28 चैप्टर का आप एमसीक्यू नहीं लगाएं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारा आपको मिल जाएगा। तो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 29 क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो क्षेत्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सामान्यतः किसी क्षेत्र परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। सामान्यतः किसी क्षेत्र परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। वो करता है केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन सी पे। क्षेत्र परिषदों का सृजन, ऑप्शन आंसर 3 का हो जाएगा संसदीय कानून द्वारा। संसदीय कानून द्वारा क्षेत्र परिषदें क्षेत्र परिषदें परामर्शदात्री इकाई है। परामर्शदात्री इकाई। क्षेत्र परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया। किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1956 में किया गया। कब? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी। कितने आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? तो कितना? 6 किया गया था। वर्तमान समय में भारत में क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत है। क्षेत्र परिषदें कार्यरत है 5। कितना? 5। सॉरी, इसका 5 हो जाएगा। 6 का 5 हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितने आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? तो 5। कितना? 5। चलिए 7वां नंबर देखिए। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्र परिषद कार्यरत है? 5। सुमेलित कीजिए। 8वां नंबर को सुमेलित कीजिए। उत्तर क्षेत्र परिषद नई दिल्ली, मध्य क्षेत्र परिषद इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्र परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्र परिषद मुंबई, दक्षिणी क्षेत्र परिषद चेन्नई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद का निर्माण होता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति की संतुष्टि पर किया गया? किस समिति की संतुष्टि पर किया गया? सरकारिया कमीशन द्वारा प्रस्तुत की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? किस धारा के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? 28 मई 1990। 28 मई 1990। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? बीपी सिंह। चलिए आगे देखते हैं।
एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? सरकारिया आयोग। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है? राज्यों के मध्य उत्पादन विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों का जांच करना, विचार विमर्श करना, उपयुक्त विषयों में विशेषाधिकार, इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, उपयुक्त सभी। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 20 नंबर आते हैं। 1950 में योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में किसके संकल्प के द्वारा किया गया? संघ मंत्रिमंडल। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ वित्त आयोग। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार है? अशोक चंदा का। भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसके स्थान पर किया? योजना आयोग के स्थान पर किया। पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? अशोक चंदा ने। पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ? योजना सलाहकार बोर्ड। पूर्वोत्तर योजना आयोग को निम्न में से किसने कहा था कि यह न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल है? किसने कहा था? अशोक चंदा ने। 27 नंबर, पूर्ववर्ती योजना आयोग के पदेन सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? 27 का वित्त मंत्री और योजना मंत्री। दो और 5। आगे देखते हैं 28 नंबर। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? यह अंतरराज्य विवादों के समाधान के लिए समग्र उपाय प्रदाता, प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एवं लास्ट रिसोर्ट के रूप में एक मंच प्रदान करता है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधानांतर संस्था है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? नीति आयोग। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग।
निम्नलिखित में से कौन संवेदांतर और विधिवाय निकाय है? संवेदांतर और विधिवाय निकाय है उपयुक्त सभी राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद। योजना भारत की योजना को 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन सभापति कौन है? कौन होता है? नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत के नीति आयोग के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। उपयुक्त सभी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है। इनमें से एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है। यही सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेदांतर संस्था है? संवेदांतर संस्था है नीति आयोग। कौन सा है? नीति आयोग। आगे देखते। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं। सभी सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद निम्नलिखित में से कौन होते हैं? उपयुक्त सभी होते हैं। संघ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए 46 पे आते हैं। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संवेदांतर और विधितर संस्थाएं हैं? संवेदांतर और विधितर संस्थाएं हैं। अंतरराज्य परिषद तो केवल 4 हो जाएगा। केवल 4। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यों के राज्यपाल। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है पंचवर्षीय योजना का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग पंचवर्षीय निकाय है। संविधान के अनुसार 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है?
कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या निकाय संसद निकाय संस्था है या संसद है? ये नहीं दिख रहा। 53 का वित्त आयोग हो जाएगा। वित्त आयोग। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। अगला देखते हैं। 55 नंबर देखते हैं। केंद्र और राज्य के राजस्व में वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है वित्त आयोग द्वारा। वित्त आयोग द्वारा। सामान्यतः 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। सामान्यतः 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। 58 देखते हैं। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग के पास है। किसके पास है? वित्त आयोग के पास। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्त विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। मुख्य एजेंसी कौन है दोनों के विवादों हेतु? तो वित्त आयोग है। कौन है? वित्त आयोग। भारत में संघ वित्त संबंध रखता है। संघ वित्त संबंध रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह है वित्त आयोग के द्वारा। संघ और राज्य के मध्य वित्तीय संस्थाओं के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं? किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं? वित्त आयोग। वित्त आयोग। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? कौन सा जो वित्त आयोग का कार्य नहीं है? व्यापार कर का विभाजन। व्यापार कर का विभाजन। राज्यों को वित्त आवंटन किसकी संतुष्टि पर किया जाता है? किसकी संतुष्टि पर किया जाता है? वित्त आयोग की। केंद्र राज्य वित्त संबंधों का निर्धारण कौन करता है? निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? वित्त आयोग का। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो बताइए। 68 का 4। कितना? 4 सदनों का। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर
वर्जना है, कैसी नियुक्ति करने पर वर्जना है, तो बताइए। एके चंदा। अगला देखते हैं, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। ऑप्शन ए पर है केसी नियोगी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग का केंद्र द्वारा राज्यों के दिए जाने वाले वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन सा राय देता है? वित्त आयोग देता है। कौन देता है? वित्त आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? 2/3 बहुमत से राज्यसभा। 2/3 बहुमत से राज्यसभा। ऑप्शन सी पे है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 312 के तहत। क्या भारत में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भांति लोक सेवा का विभाजन है? नहीं। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? उपयुक्त सभी। अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा। माफ कीजिएगा, अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित नहीं है। भारतीय विदेशी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारतीय राज्य सेवा। आगे देखते हैं 84 नंबर देखते हैं। 84 नंबर कह रहा है 1961 तक किसी अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना नहीं की गई थी। तब से अब तक अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में शामिल की गई नई सेवाएं निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, मतलब सभी है। 1 2 3 4। भारतीय आयुर्वेदिक सेवा, भारतीय वन्य सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय न्यायिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा। 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन डी पे है, सभी हो जाएगा। ठीक है। 85 नंबर पे आते हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? मार्च 1954 में। भारतीय पुलिस सेवा का परीक्षण कहाँ होता है?
भारतीय पुलिस सेवा का परीक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद में। क्या होता है? हैदराबाद। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। सिविल सेवाओं का भारतीकरण किया गया। सिविल सेवाओं का भारतीकरण किया गया। सिविल सेवाओं का भारतीकरण किया गया लॉर्ड लिटन द्वारा। लॉर्ड लिटन के द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है प्रधानमंत्री। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है प्रधानमंत्री। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? समाप्त करने की सिफारिश जो है वो किसने की थी? राजमंतार आयोग। राजमंतार आयोग। कितना बेकार आयोग था ये। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अनुच्छेद 315। निम्नलिखित में से वह कौन से हैं जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षाओं सबसे पहले शुरू की? सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षाओं सबसे पहले शुरू की चीन। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिनिधित्व किसको सौंपता है? अपना प्रतिनिधित्व किसको सौंपता है संघ लोक सेवा आयोग? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 9। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता है? 100 नंबर क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग को प्रतिमाह कितना रुपया वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख रुपया। कितना? 2.5 लाख। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? तो यह है राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? अपना त्यागपत्र वो किसको सौंपता है? ये राष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। नीचे दिए गए दोनों वाक्यांशों पर विचार कीजिए। इसमें से एक कथन ए कहा गया है और दूसरा आर। कारण आर। कथन ए पढ़िए क्या लिखा है। कथन ए है संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये गलत है। आर सही है, लेकिन आर सही है। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी?
1926 में। कब की गई थी? 1926 में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। ए तथा बी दोनों। यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। ए और बी दोनों हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से कौन सही है? भारत में लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं। निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्ट है? क्या सिविल सेवाओं की एक विशिष्ट है? तटस्थता एवं निष्पक्षता। ब्लिंक का हो गया। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है। ये बोल रहा है कि आवश्यक नहीं है, तो बताइए 112 का। कौन है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष के लिए नहीं है। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय केंद्र एवं राज्य सेवाएं। अखिल भारतीय केंद्र एवं राज्य सेवाएं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है। सदस्यों की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? अपना त्यागपत्र वो किसको सौंपते हैं? तो वो सौंपते हैं राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? कौन पदमुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए है। कृत्य सरकार के लिए है सलाहकारी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है वह नियोजन है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष। संघ लोक सेवा सदस्य का आयोग एवं अध्यक्ष। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई है? 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई है 41वें संविधान संशोधन द्वारा। 41वें संशोधन के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है
6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति किसे है? निलंबित करने की शक्ति किसे है? राज्यपाल को है। किसे है? राज्यपाल को। 126 नंबर है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 किससे संबंधित था? यह था उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार। उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के किन विषयों पर रिपोर्ट तैयार की है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के किन विषयों पर रिपोर्ट तैयार की है? भ्रष्टाचार का उन्मूलन। भ्रष्टाचार का उन्मूलन और भ्रष्टाचार का उन्मूलन छोड़ के बाकी तीनों। शासन में आधार नीति, आतंकवाद का सामना करना, स्थानीय स्वशासन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। ऑप्शन डी हो जाएगा 127 का। चलिए, भारत में केंद्र सत्कर्ता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? किसकी सिफारिश पर की गई थी? संस्थानम समिति। संस्थानम समिति। निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संतुष्टि की? सृजन की संतुष्टि की। प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति कौन सदस्य नहीं है? सिफारिश करने वाले सदस्य का कौन सदस्य नहीं है? तो कौन सदस्य नहीं है? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति। अगला देखते हैं, राज्य वित्त आयोग है एक। राज्य वित्त आयोग है एक। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं? कौन से संवैधानिक निकाय हैं? राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग। केवल एक। केवल एक। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1952 में किया गया था। कब? 1952 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? 1961 ईस्वी में किया गया था। सबसे प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोग के गठन का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, निवेश आयोग। ऑप्शन बी। 147 में आइए। 147 कह रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 3। कितना है? 3। आगे बढ़ते हैं 138 पे। भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? 1952 में। 1952 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1992 में।
केंद्रीय साक्षरता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1964 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। जयंती पटनायक। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुच्छेद 338 से संबंधित है? कौन सा 338 से संबंधित है? राष्ट्रीय जनजाति आयोग। राष्ट्रीय जनजाति आयोग। अगला देखते हैं 145 हो गया, आगे का 146 में आइए। 146 कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित में से निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। 146 जयंती पटनायक, पूर्णिमा अंडवानी, गिरिजा व्यास, ममता शर्मा। ऑप्शन डी। देख लिए, पहले जयंती पटनायक, फिर पूर्णिमा अडवाणी, फिर है गिरिजा व्यास, फिर चौथा है ममता शर्मा। 147 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद 1954। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है? संवैधानिक आयोग नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री एस.सी. शीतलावाड़। श्री एस.सी. शीतलावाड़। तो 150 क्वेश्चन था इसमें, 149 गो। तो पॉलिटी का 29वां चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।